हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का। और गेम स्टॉप, शायद अगर अभी तक आपने गेम स्टॉप को नहीं सुना है तो मुझे नहीं पता, शायद आपने कोई भी न्यूज़ वाली या कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐप ही डाउनलोड नहीं की है, क्योंकि हर ऐप ने, लगभग हर ऐप ने, आप बात कर लो मनी कंट्रोल की, बात कर लो इकोनॉमिक टाइम्स की, याहू फाइनेंस, लगभग हर ऐप ने गेम स्टॉप को आपके सामने रखा। और इवन ज़रोडा ने भी शायद गेम स्टॉप पे एक आर्टिकल लिखा है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आज की। बट उससे पहले वीडियो का टाइटल द बिग लॉन्ग क्यों। दोस्तों, एक मूवी थी द बिग शॉट, जो शायद आपको याद होगी। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और देख भी सकते हैं। बट ये जो मूवी है द बिग शॉट, ये है एक इंसान के बारे में जो है माइकल जेम्स बरी। ये एक अमेरिकन फिजिशियन है, इन्वेस्टर हैं और एक हेज फंड मैनेजर हैं। और ये हेज फंड साइन कैपिटल नाम के एक हेज फंड के मैनेजर थे, जो कि इन्होंने 2000 से 2008, सही सुना आपने, ध्यान से सुनेगा, ये ईयर है 2008 तक इन्होंने ये हेज फंड चलाया था। 2008 वही ईयर है जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, मार्केट क्रैश हुआ था। तो क्या इनका हेज फंड 2008 में बंद क्यों हो गया? इसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जो सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस जिसको कहते हैं, या फिर कुल मिला के कह लो कि इन्होंने पूरी हाउसिंग मार्केट या पूरी बॉन्ड मार्केट को शॉर्ट किया था 2008 में। शॉर्ट इन्होंने हालांकि उससे कुछ 4 या 5 साल पहले किया था, जो कि आपको एग्जैक्ट डिटेल्स क्यों इन्होंने शॉर्ट किया था, क्या इनकी रीज़निंग थी, आप जब उस मूवी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट कुल मिला के कहना ये चाहूँगा कि ये वन ऑफ द फ्यू पीपल में से एक थे जिन्होंने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट्स को शॉर्ट करके पैसे बनाए थे। और अभी एक और न्यूज़ है गेम स्टॉप की। बट इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइकल ब्लरी ने गेम स्टॉप पे भी 1500% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अगर आप साइन कैपिटल की जो फाइलिंग्स हैं उनमें जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन कैपिटल ने पिछले क्वार्टर में गेम स्टॉप के 1.7 मिलियन शेयर्स अकुमुलेट करके रखे थे पिछले क्वार्टर में। तो क्या ये सच में गेम स्टॉप में जो रैली है वो रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स वर्सेस हेज फंड है, या फिर कुछ ऐसे हेज फंड्स भी हैं जो इस रैली में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, गेम स्टॉप को जहाँ से ये लोग लेके गए हैं, मतलब जिस लेवल से ये लोग लेके गए हैं, लगभग $15-16 या कितना था, चलो अभी हम चार्ट पे देखेंगे इसको, ट्रेडिंग व्यू पे। तो अगर आप भी गेम स्टॉप का चार्ट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, आपको डेली चार्ट में कुछ ज़्यादा दिखने वाला है नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर भी लगभग $8 से $10 की ये रेंज आपको शायद दिख रही है। $8 से $10 की रेंज से गेम स्टॉप आज है लगभग $325 पे। तो क्या पॉसिबल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी की नेटवर्थ को $24 बिलियन बढ़ा देना, सिर्फ एक फोरम वॉल स्ट्रीट बेट से? या फिर इसमें कुछ हेज फंड्स भी हैं इन्वॉल्व? कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को डिस्कवर करने की। मैं शिवांश निगम, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये जो बैटल है, एक्चुअली में इसको कहा जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स वर्सेस हेज फंड की बैटल। बट मुझे लगता है ये ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करते हैं कि ये चीज़ जो है स्टार्ट कहाँ से हुई है। ये स्टार्ट हुई है रेडिट का एक फोरम है, वॉल स्ट्रीट बेट्स के नाम से। और इस फोरम में लोग नॉर्मली अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ और मीम्स वगैरह शेयर करते हैं। तो जैसे अभी कुछ मीम्स इन्होंने गेम स्टॉप से रिलेटेड यहाँ पे शेयर किए हैं, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, फ्राइडे क्लोजिंग बेल या वीकेंड पे गेम स्टॉप। ठीक है। तो ये आगे इन्होंने एक बहुत अच्छा ये भी शेयर किया है कि बिलबोर्ड किसी ने रेंट कर लिया है, उसने वहाँ पे लिखा है वी आर नॉट लीविंग गेम स्टॉप, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो भी है, ये सारी चीज़ें ये लोग शेयर करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक रेडिट पे किसी एक इंसान ने शायद ये नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि गेम स्टॉप के अंदर 160% का शॉर्ट इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। यानी 100%, अगर अगर मान लो मार्केट में 100 शेयर्स फ्री फ्लोट पे हैं गेम स्टॉक के, तो 100 शेयर के ऊपर 160 शेयर्स शॉर्ट हैं। मतलब शॉर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने क्या समझा कि ये जो 160 शॉर्ट्स हैं, अब ये बने कैसे हैं? कि सिस्टम अमेरिकन मार्केट्स के अंदर एक लूप होल है जिसको एक्सप्लॉइट करके ये हेज फंड्स ने बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेज फंड्स जो है उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो जो हेज फंड्स है, जैसे मेलविन कैपिटल हो गया या सिटाडेल हो गया, तो इन हेज फंड्स की बेसिकली जो स्ट्रैटेजी रहती है वो ये रहती है कि किसी भी एक स्टॉक को जो फंडामेंटली वीक हो। अब गेम स्टॉक क्या है? एक फिजिकल गेम का स्टोर है, फिजिकल गेम स्टोर है, राइट? तो फिजिकल गेम्स ये लोग बेचते हैं।
और ऑनलाइन गेमिंग की आज की दुनिया में फ़िज़िकल गेम्स का रेलेवेंस लगभग ख़त्म सा हो गया है, तो इनके भी सेल्स बहुत अच्छी नहीं थी पिछले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में। और यही वजह रही कि मेलविन कैपिटल ने गेम स्टॉक को शॉर्ट करने की सोची, ठीक है। और जैसे कोई नॉर्मली कोई हेज फंड करता है, वो पहले अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना लेते हैं और फिर वो मार्केट में अब एक रिपोर्ट निकालते हैं कि ये जो स्टॉक है वो किस लिए वीक है, फंडामेंटली ये वीक है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम केसेस में इन रिपोर्ट्स पर ही बिलीव करते हैं। और अब ये सिस्टम रिग्ड है या नहीं वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप तय करो, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट कुल मिला के यहाँ पे हुआ क्या है कि रेडिट के इस फोरम ने एक तरीके से मेलविन कैपिटल को या सिटाडेल या Point72 ये बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, जिन्होंने गेम स्टॉप को शॉर्ट किया था, जब उन्होंने ये देखा कि 160% का शॉर्ट इंटरेस्ट है, तो उन्हें एक बात समझ आई, सिंपल सी बात, कि अब देखो, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, ये इंडिया में नहीं हो सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इनकी। तो 160% का शॉर्ट इंटरेस्ट का मतलब है कि शॉर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब लूप होल ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक स्टॉक को एक से ज़्यादा लोग रख सकते हैं इन द अमेरिकन मार्केट्स। इट्स अ लूप होल कि मान लो अगर किसी पर्सन के पास एक स्टॉक है, दूसरे पर्सन को वो स्टॉक सेल करना है बिना रखे, मतलब बिना उसको ओन किए हुए उसे वो स्टॉक सेल करना है, जिसको हम कहते हैं शॉर्टिंग। तो अब इंडियन मार्केट में शॉर्टिंग अलाउड नहीं है कैश के स्टॉक्स में, और सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन पे शॉर्टिंग अलाउड है, जो कि आप शॉर्ट कर सकते हो, तो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो या फिर पुट को बाई कर सकते हो या फिर कॉल को सेल कर सकते हो, मतलब यही तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर आप फिजिकल जो स्टॉक है उसी में डायरेक्ट शॉर्ट बना सकते हो, बिना उसके फ्यूचर से मतलब नहीं है, सीधे आप स्टॉक को भी शॉर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टॉक आपको किसी और से बोरो करना पड़ता है और फिर उस स्टॉक को आप शॉर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे लूपहोल क्या है कि मान लो किसी एक पर्सन ने किसी से स्टॉक को बोरो किया और उस स्टॉक को उसने शॉर्ट कर दिया, फिर मान लो अपनी कुछ पोजीशन उसने कवर की, यानी उस स्टॉक को बाई किया, ठीक है। फिर उसने जो बाई किया था मान लो किसी और ने उससे बोरो कर लिया, ठीक है, और उसने शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर 100% से ज़्यादा शॉर्ट पोजिशन डेवलप हो गई। ये चीज़ थोड़ी सी जस्टिफाइड नहीं है, या थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि मतलब दो लोग, जो पहला पर्सन है और जो दूसरा पर्सन है, वो दोनों एक साथ कैसे उस स्टॉक के बायर हो सकते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट दोनों जगह एक साथ कैसे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है, ठीक है, ये पता नहीं क्यों अलाउड है, नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़, लेकिन वही बात है, ठीक है, कि ये अलाउड है। और इसी वजह से कुछ हेज फंड जो है इतना तगड़ा शॉर्ट मारते हैं कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो अब रेडिट वालों ने क्या सोचा कि इसमें शॉर्ट इतना ज़्यादा है कि अगर इस स्टॉक में थोड़ी भी बाइंग की जाए, ठीक है, क्योंकि 160 शॉर्ट पोजीशंस का मतलब हो गया कि अगर इन पोजीशंस को कवर होना है, तो सारी सेल की पोजीशंस को कवर होने के लिए सबको बाई करना पड़ेगा जिन्होंने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सोचा, इन लोगों के दिमाग में क्या आया कि ऐसा करते हैं कि हम इन पोजीशंस को धीरे धीरे बाइंग करना शुरू करते हैं। अब मुझे लगता है ये स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ होगा, इन्होंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया होगा कि हम जो है किसी हेज फंड से हम पंगा लेने वाले हैं, या किसी हेज फंड को हम उसके बिजनेस में ख़त्म करने वाले हैं या हराने वाले हैं। तो शायद ऐसा कुछ सोच के स्टार्ट इन्होंने ना किया हो। इन्होंने बस ये सोच के स्टार्ट किया होगा कि चलो ठीक है, एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि कुछ वीक हेज फंड्स भी होंगे इनमें से। अब जैसे मेलविन कैपिटल, सिटाडेल, ये सब स्ट्रांग है, कुछ वीक हेज फंड्स भी होंगे जिन्होंने इन्हें देख के शॉर्ट किया होगा। हो सकता है कि जब हम इसमें थोड़ी सी अपनी शॉर्टिंग, थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे करना शुरू करते हैं कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स, तो हो सकता है वो लोग भी शॉर्ट कवरिंग के लिए आए, क्योंकि वो अपने लॉसेस को होल्ड ना कर पाए। तो हो सकता है कि हम मार्केट्स को हिला दें, ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा सोचा होगा कि एक मोमेंटम तो हम जनरेट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक तो ये रिटेलर्स हैं, बाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हेज फंड्स जो पहले से शॉर्ट हैं, ठीक है, उनमें से भी कुछ हेज फंड्स अब शॉर्ट कवर कर रहे हैं, यानी वो भी बाइंग कर रहे हैं, शॉर्ट कवर करने के लिए बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो सेलर्स थे वो भी बायर्स बन रहे हैं, और जो जेन्यून बायर्स हैं, जो अभी बायर्स आए हैं, नए बायर्स हैं, वो भी बाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आग में घी भी डल रहा है और स्टॉक और ऊपर जा रहा है, रैली। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्योंकि शॉर्ट इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, तो अगर रिटेलर्स बाई करना इसको शुरू कर देते हैं बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर, तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये जो स्टॉक है इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी फ्री फ्लोटिंग शेयर्स इसके काफ़ी कम हो जाएंगे। और शॉर्ट्स जो शॉर्ट्स एग्जिस्टिंग है सिस्टम में, ठीक है, उनकी डिमांड तो ये है कि वो एक्चुअली में वो स्टॉक के लिए एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक के लिए एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाना भी चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो
कैसे डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में उन स्टॉक्स को बाइंग करना चाहते हैं। तो मतलब 160 स्टॉक्स शॉर्ट हुए हैं, बट उससे हुआ क्या है कि फाइनली 160 स्टॉक्स की डिमांड क्रिएट हो गई है। ठीक है, डिमांड क्रिएट हो गई, कभी ना कभी उन्हें वो बाई करने हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया है कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि अगर हम कुछ स्टॉक्स बाइंग करना शुरू कर देते हैं और मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स की कमी हो जाती है, तो बाकी जो शॉर्ट्स हैं वो भी कवर करने के लिए बेचारे परेशान होंगे कि हम कवर कैसे करेंगे, कि कवर करने के लिए उन्हें बाई करना है और कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं है उनको, तो वो कैसे बाई करेंगे। ठीक है, तो वो फंस जाएंगे अपनी पोजिशंस में, तो उन्हें इसलिए कवर करना पड़ रहा है, राइट। इससे ये रैली आगे बढ़ रही है। लेकिन खैर मैं इसकी बात करना चाहूँगा कि जो शॉर्टिंग है उसका मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल उसका ये है कि मान लो अगर मार्केट बहुत तेज़ी से कभी गिर जाती है, ठीक है, मान लो कभी अगर मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाती है, तो ये जो सेलर्स हैं, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जिन्होंने टॉप के लेवल पे, मान लो इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे, इस लेवल पे मान लो सेल किया हुआ है, अब वो जब किसी भी लेवल पे, इस लेवल तक अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दोस्त जानते हो क्या होता है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है। ये जो गिरती हुई मार्केट में रिट्रेसमेंट आते हैं वो उनकी प्रॉफिट बुकिंग से आते हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है और उसके बाद फिर नया ट्रेंड शुरू होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं। और जो नए जो सेलर्स हैं वो कभी कभी यहाँ पे ऐड भी करते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर शॉर्ट करते हैं अगले ट्रेंड के लिए। तो मार्केट को गिरते टाइम भी सपोर्ट मिलता है इन शॉर्ट सेलर्स की वजह से। अच्छा, चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमें क्या बात करनी है, हाँ यहाँ पे आगे हमें बात करनी है कि एक चीज़ और है जो मेरा यहाँ पे व्यू है, परसेप्शन है, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा हेज फंड्स ऐसे हैं जिनके अल्गोरिथम्स चलते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेज फंड्स ऐसे हैं जिनके अल्गोरिथम चलते हैं और उनके अल्गोरिथम हर मैक्रो और माइक्रो ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कुछ हेज फंड्स ऐसे हों जिन्होंने शॉर्ट तो ना किया हो, इसको पहले से शॉर्ट करके ना रखा हो, बट जब इसमें एक ट्रेंड मोमेंटम डेवलप होना शुरू हुआ तो उन हेज फंड्स ने भी बाइंग कर ली। ठीक है, क्योंकि देखो इस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल है कि $200 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी अचानक से, ठीक है, अचानक से कितनी हो गई, अचानक से कितनी हो गई, लगभग $3 बिलियन। तो ये चीज़ कैसे हुई? ठीक है, ऐसे मतलब उसके अंदर देखो, मैं इसको बना भी रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो अभी रुको मैं दिखाता हूँ। ये हो गया, हाँ वही वही चेक कर रहा था मैं, गलती से गलत बोल गया। 300 मिलियन डॉलर की कंपनी $20 बिलियन की हो गई। तो वो चीज़ कैसे हो गई? ठीक है, वो चीज़ सिर्फ रिटेलर की बाइंग से हो गई, ये तो मानना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है इसमें कुछ हेज फंड्स होंगे जिनके अल्गोरिथम से ट्रेंड्स को ट्रैक किया हो और उन्होंने भी यहाँ पे छलांग लगाई हो, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड बन रहा था। तो जैसे कि एक हेज फंड है जो हमें पता है, साइन कैपिटल, राइट। तो अब बात आती है कि क्या इस टाइप की, हाँ, एक फाइनल न्यूज़ ये है कि रॉबिनहुड जो कि अमेरिका के काफ़ी ट्रस्टेड ब्रोकर है, इंटरैक्टिव ब्रोकर भी है, ठीक है, उसने गेम स्टॉप के स्टॉक पे बैन लगा दिया, मतलब बाइंग के बटन पे बैन लगा दिया फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, और सिर्फ सेल का बटन अलाउड था। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी थोड़ा सा पैनिक तो ज़रूर क्रिएट हुआ होगा कि भाई हम सेल नहीं कर सकते क्या अपनी बाइंग की पोजीशन को। तो मैं अभी यहाँ पे गेम स्टॉक का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। तो अगर इस चार्ट को आप देखते हो, ठीक है, हालांकि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, तो ये जो एरिया है जहाँ पे इसमें गिरावटें आई हैं या रेड कैंडल्स बनी है, ये सब इसी वजह से बनी है कि इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है ये बैन, राइट, इसमें ये बैन हुआ है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल बाई नहीं कर पाए। तो अब उसमें शॉर्ट किसने किया, हो सकता है कुछ लोगों ने सेल भी किया हो, और हो सकता है हेज फंड्स ने भी कुछ पोजीशंस ऐड की हो। बट अभी का जो सिनेरियो है वो ये है कि शॉर्ट इंटरेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं गिरा है, यानी कि अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये और भी जा सकता है। ठीक है, ऊपर जाना चाहता है तो ये और भी जा सकता है। और उसके अलावा इंडिया में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। इंडियन स्ट्रीट बेट्स के नाम से एक रेडिट फोरम क्रिएट किया गया है, शायद पहले से होगा, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि जो चीज़ गेम स्टॉप के साथ हुई है वो चीज़ हम भी क्यों नहीं कर सकते सुसलॉन के साथ। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिस्कशंस इसमें हो रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन करके देख सकते हो, डिस्कशन जो भी हो रहा है। मैं बस आपको न्यूज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, और कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट्स के अंदर जेरोडा का ये एक आर्टिकल है, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, मैं इसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए। बट जेरोडा का ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि क्यों इंडियन मार्केट्स के अंदर इस टाइप के शॉर्ट्स और इस टाइप की शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती। पहला रीज़न इन्होंने ये बताया है कि जो स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग का सिस्टम है वो इंडियन मार्केट में अलाउड ही नहीं। इंडियन मार्केट में वो चीज़ है ही, मतलब अलाउड शायद है बट इंडियन मार्केट में वो चीज़ है नहीं। ठीक है, वो चीज़ यूज़ नहीं होती है इंडियन मार्केट में। उसका रीज़न इन्होंने यहाँ पे कुछ डिस्कस किए हैं।
उसका पहला रीज़न इन्होंने डिस्कस किया कि इंडियन मार्केट्स इतनी पुरानी नहीं है जितनी अमेरिकन मार्केट्स पुरानी है, और इसीलिए यहाँ पे एक पूरे नए सिस्टम के साथ ही आया गया है। नया सिस्टम यही है कि फ्यूचर और ऑप्शंस में शॉर्ट अलाउड हो, बट स्टॉक के अंदर शॉर्ट अगर किसी को करना भी है तो वो इंट्राडे में कवर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेंडिंग का सिस्टम नहीं है कि कोई स्टॉक लेंड कर सकता है और आपको बोरो कर सकता है, ऐसा कोई सिस्टम पोजिशनल के अंदर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एफ एंड ओ के साथ ही चीज़ें जो है उनको करा गया है। ठीक है, एफ एंड ओ के साथ ही चीज़ों को करा गया है, ये चीज़ इन्होंने बताई है, जबकि यूएस स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। यूएस में आप स्टॉक्स को डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो, ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है। उसके साथ एक चीज़ और है कि इन्होंने इंडियन मार्केट्स के अंदर जो चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, वो ये है कि इंडियन मार्केट्स के अंदर ओआई रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं एक्सचेंज द्वारा, यानी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नेट पोजीशन अलाउड इज 20% ऑफ द फ्री फ्लो। ठीक है, 20% के आगे क्या होगा कि वो जो स्टॉक है वो बैन पीरियड में, एफ एंड ओ के बैन पीरियड में चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा उसमें अलाउड ही। तो ये 160% जैसी चीज़ तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो भाई अब देखो, मुझे नहीं पता सुजलॉन के साथ क्या होने वाला है, लेकिन न्यूज़ थी तो बताना ज़रूरी था। तो यही बातें मुझे डिस्कस करनी थी गेम स्टॉक के बारे में। अभी तक जो हम चीज़ें जानते हैं वो यही है। हालांकि ये स्टॉक अभी शायद 325 पे चल रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसको 325 पे स्टॉक रुका हुआ है। अब मंडे को इसमें ट्रेडिंग रिज्यूम होगी शायद, और अब देखना ये है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाता है, ऊपर कहाँ तक जाता है। और कुछ इंडियन पैसे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, लगभग 60-70 करोड़ का जो स्टॉक्स हैं, या कह लो जो शेयर्स हैं, वो इंडियंस ने भी लिए हुए हैं। तो इस पार्टी को इंडियंस भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या होता है। मैं तो भाई मैं इसलिए पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का पैसा बाहर जाए किसी और देश में या किसी हेज फंड के पास। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का पैसा बढ़ के हमारे देश में वापस आए। ठीक है, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और है जो थोड़ी सी डरावनी है, जिसके बारे में मैं बात यहाँ पे करना चाहता था, वो था निफ्टी 50। राइट, वो थी निफ्टी 50। तो भाई जिस तरीके से निफ्टी गिर रहा है, मुझे लगता है एक वीडियो इस पर बनाना थोड़ा सा अब ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पिछले यहाँ पे लगभग 30-35 दिन की जो रैली थी वो निफ्टी ने 5 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर निफ्टी ने पूरी समाप्त कर ली है निफ्टी ने। ठीक है, पिछले वीक में कोई भी एक ऐसा दिन नहीं रहा है जब मार्केट ग्रीन रही है। ठीक है, मतलब कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं रहा है, यानी कहीं भी शॉर्ट कवरिंग ही नहीं हुई है। तो अब देखना यह है कि इस चीज़ को आगे मतलब इस चीज़ में क्या होता है। हालांकि मैं बजट तक तो रुकता हूँ। ठीक है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट जस्ट इसके बाद, यानी कल कल के दिन यानी संडे को इस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं कि निफ्टी में अब क्या करना है, आगे कैसे इसमें काम कर सकते हैं, और पोजीशंस हैं आपकी तो क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर उस वीडियो में कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप चाहते हो मैं आंसर करूँ, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। फाइनली माइकल ब्लरी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखो भाई दोस्त, असल में बात यह है कि इन्होंने गेम स्टॉप पे एक बेट लगाई है, जो कि आपको वीडियो को स्टार्ट में ही बताया गया है। बट उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ भी कही है कि जो टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला, राइट, टेस्ला, इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी, ये एक बबल बन सकता है। तो अब जैसे इस टाइप का पर्सन, जो इस लेवल का पर्सन है, जिसमें जो बिग शॉट की मूवी में है, वो पर्सन अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत बिल्कुल हो सकती है। उसके साथ इन्होंने एक चीज़ और भी कही है, मुझे नहीं याद है इन्होंने कही है या बात कहीं से चल रही है, बट हाँ एक बात ये भी है कि पैसिव इन्वेस्टिंग भी एक बबल हो सकता है, यानी ईटीएफ इन्वेस्टिंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वाली जो इन्वेस्टिंग है, मतलब कुल मिला के इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स का बबल होना तो मतलब स्टॉक मार्केट का बबल होना, तो इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा बिलीव कम करता हूँ। बट टेस्ला बबल हो सकता है क्या? मे बी हो सकता है। ठीक है, मे बी हो सकता है, बट मे बी ना भी हो। क्योंकि देखो टेस्ला के अंदर, अब देखो फ़र्क ये है ना कि टेस्ला के अंदर या किसी और कंपनी की आप बात करते हो, देखो अगर आप कह रहे हो कि गेम स्टॉप इज़ अ बबल, तो मैं अग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, कंपनी में कुछ है नहीं। तो अब ये रैली है, ये कभी ना कभी कूल डाउन होगी। बट अगर आप बात करते हो टेस्ला जैसी किसी कंपनी के बारे में, तो फिर एक बात समझ में ये भी आती है कि टेस्ला पे एक होप ज़रूर है। ठीक है, एक होप ज़रूर है कि आगे वो कंपनी की ग्रोथ है। ठीक है, उस कंपनी का जो ओनर है, इलॉन मस्क जी जो ओनर हैं उस कंपनी के, वो ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो सहमत नहीं हूँ इन बातों से, बट क्या आप सहमत हो? क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको डिसीजन तो आपको लेना है फाइनली कि आपको क्या करना है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।